चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो सहयोगी दीपक तिवारी हैं और शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल आपसे आज यही करेंगे कि एक अन्ना का आंदोलन हुआ करता था, अब ये अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन है। अन्ना का आंदोलन था जो अहिंसक हुआ करता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल भले ही अहिंसक आंदोलन कर रहे हो, लेकिन आज जो कुछ भी हंगामा हुआ है उससे क्या ये मान लिया जाए कि अन्ना का आंदोलन अतीत की बात हो गई, अब आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल का है। अन्ना के आंदोलन से अब हम अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन तक आ गए। नहीं, बिल्कुल आशीष, इसकी शुरुआत तो सुबह जब सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उनके समर्थक पहुँचे थे, अरविंद केजरीवाल पहुँचे थे, कुमार विश्वास पहुँचे थे। जब सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो कुछ लोगों ने जो टोपी लगाई थी उस पर लिखा था मैं अरविंद हूँ। और आपको याद होगा इससे पहले जितने भी आंदोलन में पिछले साल अगस्त की बात करें, इस बार जुलाई में जो टीम अन्ना का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे उसमें शामिल हुए थे, तो वहाँ पर मैं अन्ना हूँ की टोपी लगा करती थी। तो कोई ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने ये कोशिश की है कि अन्ना की छाया से खुद को बाहर निकाल सके, क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए, जो भी भीड़ वहाँ पर जुटती थी, अन्ना हजारे के नाम पर भीड़ जुटती थी, अन्ना हजारे जब वहाँ पर शामिल होते थे लोगों का बड़ा हुजूम वहाँ पर उमड़ता था। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल ने इस प्रदर्शन के थ्रू अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की है कि कम से कम उनको साथ भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर अन्ना हजारे मंच पर खड़े नहीं तो उसके बावजूद लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कुछ लोगों ने टोपी लगाई थी मैं अरविंद हूँ, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की यही थी कि अन्ना की छाया से खुद को बाहर यहाँ पर निकाला जाए। और कुछ हद तक मैं कहूँगा इसमें यहाँ पर सफल भी हुए। बहुत बड़ा हुजूम तो नहीं था, जन सैलाब नहीं था, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में समर्थक वहाँ पर पहुंचे थे, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि रविवार का दिन होने के नाते भी इसका फायदा उनको यहाँ पर मिला है, लेकिन उनकी थोड़ा बहुत जो उन्होंने कोशिश की है उसमें हल्का बहुत यहाँ पर सफल होता वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि चुनावी विकल्प देने की उन्होंने बात कही है, तो चुनावी विकल्प के लिए थोड़ी बहुत भीड़ काफ़ी नहीं होती। ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ते हो, आपके लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत भीड़ से काम नहीं होता, हजारों लोगों से काम नहीं होता, उसमें लाखों लोग चाहिए होते हैं। और सिर्फ लाखों लोग ही नहीं, वो लाखों लोग वोट में कन्वर्ट भी होने चाहिए। और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहाँ जहाँ आपके लोग, जहाँ जहाँ आपके सदस्य चुनाव लड़ेंगे, आपकी टीम के लोग चुनाव लड़ेंगे, वहाँ वहाँ पर वो लाखों लोग वोट में कन्वर्ट होने चाहिए, तभी आपकी वास्तविक ताकत सबके समझ में आएगी। क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल अब राजनीति की राह पर चल चुके हैं और अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल चुनावी विकल्प की बात पहले अन्ना ने ही खुद उस मंच से घोषित की थी, लेकिन अन्ना ने इस बात को बोला था कि वो इस पूरे अभियान से दूर रहेंगे, लेकिन स्वच्छ लोग संसद में जाएं इसकी वो लोगों से अपील करेंगे और स्वच्छ लोगों को वोट देने की अपील करेंगे। यानी कि अन्ना बाहर से समर्थन करेंगे कुछ लोगों का जो लोग स्वच्छ छवि के हों, लेकिन सबकी गारंटी वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि देश भर में 544 सीटें, कहाँ कहाँ पर उनकी टीम का कौन कौन व्यक्ति खड़ा होगा इस पार्टी का, जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में उन्होंने बोला था कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को वोट देने की वो अपील करेंगे। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, तो उनके पास तकरीबन 20 महीने का वक्त है 2014 के आम चुनाव में, और उनकी पूरी कोशिश यही है कि अभी से अपना जनाधार बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जब से उन्होंने जंतर मंतर पर अपना आमरण अनशन खत्म किया था, उसके बाद कहीं खो से गए थे भीड़ में। वो या यूं कहें कि रामदेव की आभा के आगे वो गायब से हो गए थे। और जिस तरीके से रामदेव ने पूरे आंदोलन को हाइपरटेट हुआ था, रामदेव का पूरा आंदोलन जबरदस्त जन समर्थन मिला था, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के माथे पर भी चिंता की लकीरें रही होंगी। आईएससी के जितने भी सदस्य हैं, मनीष सिसोदिया की बात करें, कुमार विश्वास की बात करें, किरण बेदी की बात करें, दीपक, लेकिन उस वक्त तो जब भीड़ नहीं जुट रही थी अन्ना के आंदोलन के दौरान, तो उस वक्त बाबा रामदेव का इस्तेमाल किया गया था भीड़ को जुटाने के लिए। ऐसे में बाबा से दुश्मनी क्यों हो सकती है? नहीं, देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक है कि अरविंद केजरीवाल बाबा की पहले दिन से ही नहीं बन रही थी, और शायद अरविंद केजरीवाल को इस बात का बिल्कुल एहसास था कि अगर बाबा आंदोलन में आते हैं, अगर वो लोग हाथ मिलाते हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट बाबा रामदेव को मिलेगा, क्योंकि उनका जनाधार काफ़ी बड़ा है, उनका आभा मंडल काफ़ी बड़ा है, उनके समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से हमने देखा अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 दिनों तक उनके समर्थक लगातार डटे रहे। और इससे पहले टीम अन्ना का जो आंदोलन हुआ था अगस्त में पिछले साल, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या थी, क्योंकि अन्ना हजारे मंच पर थे। इस बार भी अन्ना हजारे मंच पर थे, लेकिन लोगों का मोहभंग वहाँ पर हुआ था, बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे थे। जब रामदेव मंच पर पहुंचते हैं तो लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का पता था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि इस पूरे आभा मंडल से बाहर निकला जाए और अब अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ पर तैयार की जाए। ऐसे समय में जब अन्ना हजारे भी अभी रानीगंज सिद्धि में है, वो खुलकर उनके साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे पहले ही बोल चुके हैं कि वो सिर्फ पार्टी में नहीं रहेंगे, राजनीतिक दल के रूप में वो नहीं रहेंगे, शामिल उसमें नहीं रहेंगे, सिर्फ बाहर से स्वच्छ सभी के लोगों को वोट देने की अपील करेंगे। अब इनकी पूरी कोशिश यही है कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको कोसा जाए, जिस तरीके से आज हुआ। कांग्रेस है, बीजेपी है, सीपीएम है, बीजेपी की बात करें, सभी को उन्होंने दोषी ठहराया है कोयला ब्लॉक आवंटन में जो घोटाला हुआ है उसके लिए। और साफ तौर पे जिस तरीके से वो राजनीति के मैदान में कूद ही चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश यही है कि राजनीति के मैदान में आकर ही इन लोगों से लड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आशीष ये है कि राजनीति के दलदल में तो आप आगे, लेकिन यहाँ इस दलदल में पहले से जो लोग मौजूद हैं, आप उन दलदल में मौजूद मगरमच्छों से कैसे आप लड़ पाओगे? उनके पास पैसा भी है, उनके पास ताकत भी है, उनके पास सत्ता भी है, और सालों का अनुभव भी उनके पास है, लेकिन आप
यहाँ पर कुछ ही समय से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ही समय से आप लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं, ऐसे में लोग क्यों आप पर भरोसा करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है जो समर्थक दिल्ली में जुट रहे हैं वो लोग आप पे भरोसा करें, वो आपका वोट में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन सिर्फ आप अकेले दम पर संसद में अगर पहुंच भी जाते हैं, आपके कुछ एक लोग पहुंच जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा बदलाव वहां पर नहीं ला सकते और कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी झुकना ही पड़ता है। आशीष। बिल्कुल दीपक, शोएब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, आज एक और चर्चा पटल पर आ गई है। किरण बेदी से मतभेद की खबरें आ रही है। अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है, सबसे बड़ी बात यह है कि किरण बेदी ने बीजेपी का एक तरीके से अप्रत्यक्ष समर्थन किया है कि बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहिए था, गडकरी का विरोध नहीं करना चाहिए था, गडकरी के घर का घेराव नहीं करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। सवाल यहां पर यह है कि इस तरीके के, हालांकि अब से कुछ देर पहले जब ट्विटर अकाउंट देखा गया किरण बेदी का, उन्होंने कहा ये डिफरेंस इन अप्रोच है, ये मतभेद नहीं है लेकिन डिफरेंस इन अप्रोच है। ये डिफरेंस इन अप्रोच शब्द इस्तेमाल किया है किरण बेदी ने। ये आ तो गया है, डिफरेंस इन अप्रोच आ तो गया है। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे करके अन्ना के आंदोलन से जो आगाज हुआ था, किरण बेदी उसमें से हट चुकी हैं, प्रत्यक्ष रूप से अब साथ में नहीं है, अन्ना पहले ही अपने को एक तरीके से अलग कर चुके हैं, ये सब कुछ अब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूमेगा? किरण बेदी से मतभेद भी हो गए हैं, अब हम ये मान लें कि अब ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही रहेगा? देखिए आशीष, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर कोई भी खड़ा होता है इंसान तो उसके पीछे जनता जुट जाती है। और जिस तरीके से आज देखा गया कि भले ही ज़्यादा भीड़ ना हो लेकिन टुकड़ियों में बटे हुए थे, एक रणनीति के तहत पूरा पीएम आवास, गडकरी का आवास और सोनिया गांधी के आवास का घेराव करने की पूरी रणनीति बनाई गई थी। जहाँ तक मतभेद की सवाल है और बयानों का सवाल है, अगर किरण बेदी के हम बयान को देखते हैं कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने रखा है और केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है। केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें जनता के बीच में हीरो बनना है, अगर चमकना है और नजरों में रहना है, तो आप किसी एक पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर सकते। बल्कि अगर लोग किसी भी नेता को बुरा मानते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस के ही नेता हो या सिर्फ कांग्रेस ही भ्रष्टाचारी है, बल्कि लोगों को ये भी बताया कि बीजेपी भी कम यहाँ पर नहीं है। बीजेपी के भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। तो आप अगर इस बात को कहते हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाकर आगे बढ़ जाएंगे तो शायद जनता भी ये चाहेगी, ये सोचती है फिर कि आप राजनीति आप कर रहे हैं, आपको देश हित से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वजह है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों को यहाँ पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभा रही है और बीजेपी भी नहीं चाहती कि जो भ्रष्टाचारी है उनको सजा मिले, वो पकड़ में आए, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये वजह है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जब अन्ना टीम आंदोलन करती थी, अन्ना थे इस आंदोलन में शामिल जो पहले किए गए, उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जो केजरीवाल है उनका दिमाग होता है इस पूरे आंदोलन के पीछे, और शुरुआत से ही जो अन्ना को आगे लेकर आए थे वो अरविंद केजरीवाल ही थे। तो ये तमाम बातें उस वक्त से चर्चा में रही है आशीष, और यहाँ पर ये नजर आ रहा है अब कि अगर अन्ना हजारे अलग हो गए, आज हमने देखा कि अरविंद की टोपी लगाकर लोग आए थे, यानी कि मैं अरविंद हूँ, इस तरह की उन टोपियों पर लिखा हुआ था। पहले मैं अन्ना हूँ के नाम से टोपियां बिकती थी, अब अरविंद के नाम से टोपियां आती। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जुट जाते हैं। ये आप बाबा रामदेव के साथ भी आपने देखा कि उन्होंने काले धन को मुद्दा बनाया, उनके साथ भीड़ जुटी। अन्ना हजारे ने मुद्दा बनाया था भ्रष्टाचार को, उनके साथ भीड़ जुटी। आज केजरीवाल के साथ भले ही कम हो, लेकिन जो लोगों का एक तरीके से हुजूम था वो उनके साथ था जरूर। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे और लोगों में जो उत्साह था वो काफी हो गया है। मतभेद आपको लगता है हो गया है किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच? शोएब, देखिए साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल से जब पूछा गया कि आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बीजेपी के लिए किरण बेदी को, शायद ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर किरण बेदी इस तरह की बात कर रही है कि बीजेपी को निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए था, गडकरी को निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा जाए, तो यकीनन मतभेद है दोनों के बीच। बिल्कुल मतभेद है। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक से भी चर्चा करते हैं। शोएब, दीपक आपसे जानना चाहेंगे, बार बार जब शाम को हमने देखा और शाम को जब ट्विटर पे अपना ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया, और जो बयान दिया उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। लगभग 3 बजे के करीब उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा हुआ और उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया अपना जो ये प्रोटेस्ट था। क्या मकसद हो सकता है अरविंद केजरीवाल का? इस तरीके का विरोध प्रदर्शन गोरिल्ला युद्ध की तरह सब कुछ लग रहा था
छोटी छोटी टुकड़ियों में आ रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो कार्यकर्ता थे, वो ये क्या मकसद यहां पर ये था कि चूहे बिल्ली का खेल होता रहे दिल्ली की सड़कों पर? अगर एक गंभीर प्रदर्शन होता, गंभीर विरोध होता, तो क्या इस तरीके की चीजें होती? क्या मकसद क्या था आखिर अरविंद केजरीवाल का? दीपक, कुछ समझ में नहीं आया सुबह से। नहीं देखिए, जहाँ तक मकसद की बात है तो मुझे इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि 25 जुलाई को जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था टीम अन्ना ने, उसके बाद से लगातार बाबा रामदेव का आंदोलन बीच में होता है और कहीं ना कहीं पूरी टीम अन्ना गायब से हो जाती है। हालांकि छोटे छोटे बयानों के जरिए मीडिया की सुर्खियां वो बटोरती है, लेकिन एकदम उससे गायब से हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि अरविंद की जैसे पूरी कोशिश थी कि अन्ना की छाया से निकला जाए, और कहीं ना कहीं अरविंद को लगता था कि क्या वाकई में आज अन्ना हजारे उनके साथ खड़े नहीं है, इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे, तो क्या वो भीड़ जुटा पाएंगे, तो क्या उनके साथ लोग जुटेंगे? जिस तरीके से पूरी प्री प्लान उनकी रणनीति थी, सभी आवासों का उनका घेरना। तो जो बाइट उन्होंने वहां पर दी थी, मीडिया वालों से उन्होंने बात की थी, वहां पर उन्होंने एक चीज बोली थी कि पुलिस हमें लगातार रोक रही है, जैसे कि हमसे इन राजनेताओं को कोई खतरा हो, यानी कि हम सिर्फ वार्ता करने जा रहे हैं, वहां पर जाके बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे, यानी कि हमारी कोशिश यही है वहां तक जाना। लेकिन पुलिस जिस तरीके से विरोध कर रही है, तो इसका मतलब कि राजनेता हमसे डर रहे हैं, हमसे घबरा रहे हैं। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है कि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ताकत का वहां पर प्रदर्शन कर दिया और कहीं ना कहीं राजनेता उनसे घबराए हुए, और पुलिस के बिहेवियर को जिस तरीके से लाठीचार्ज वहां पर हुआ है, उनको रोकने की भरसक कोशिश की गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, दौड़ा दौड़ा कर उनके समर्थकों को पकड़ा गया, जेल में ठूसा गया, उनके साथ लाठीचार्ज वहां पर किया गया। तो एक चीज तो ये समझ में आती। दूसरी चीज जहां तक मकसद की बात है, जो मैं पहले बोल रहा था कि उनकी पूरी कोशिश यही थी कि अन्ना की छाया से बाहर निकला जाए। उनको लगता था कि वाकई में उनके साथ भीड़ जुटेगी या नहीं जुटेगी, लेकिन थोड़ी ही बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं था, जैसे मैंने पहले ही बोला, लेकिन फिर भी हजारों समर्थक वहां पर पहुंचे थे। ये बड़ी बात है। शायद अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया कि आज अन्ना हजारे उनके साथ खड़े नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग उनके कहने पर पीएम आवास, सोनिया आवास और गडकरी निवास के घेराव के लिए पहुंचते हैं। देश के बड़े बड़े शहरों की बात करें, हो गई है, ये भी ये माना जा सकता है कि भीड़ कम हो गई है, अन्ना की जैसे भीड़ नहीं है। और एक बात और निकल के आती है दीपक कि शायद अन्ना हजारे को पता था कि अहिंसक आंदोलन एक विचारधारा होती है। महात्मा गांधी का एक नमूना था, उदाहरण था महात्मा गांधी के आंदोलनों का, कि इस तरीके के अहिंसक और गंभीर आंदोलन अगर होंगे तभी हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया है, ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया हो सकती है और इसका रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि बेहद तात्कालिक ही होगा। इससे हम व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर, एक लंबी लड़ाई के तौर पर नहीं ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूरी कोशिश यही थी कि अभी अपनी ताकत का कम से कम अंदाजा सरकार को करा दिया जाए, लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाए कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी लोग खड़े हो सकते हैं अगर अन्ना हजारे उनके साथ ना भी खड़े हों। और जहाँ तक देखो आशीष अन्ना की बात है, अन्ना पहले ही कह चुके हैं वो सिर्फ जो स्वच्छ छवि के लोग होंगे उनको वोट देने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो ऐसी किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। और आज का जो प्री प्लान्ड अरविंद केजरीवाल या उनकी पूरी टीम का जो आज का घेराव था, उसमें हम देखें पूरी टुकड़ियों के साथ अलग अलग जगह पे जाके वो लोग घेराव करते हैं। पुलिस रोकती है, एक बार उनको गिरफ्तार करती है, दोबारा जंतर मंतर पहुंचते हैं, फिर घेराव करने जाते हैं, पुलिस से उलझते हैं, झड़पें होती हैं। तो अगर अन्ना होते तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल ने पूरी कोशिश यही की है कि अपनी ताकत का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाए, और कुछ हद तक उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है। शोएब भी जुड़े हुए हैं, शोएब से भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शोएब, क्या आपको लगता है कि अब एक लंबी लड़ाई का सपना जो हमने देखा था, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ अन्ना आंदोलन करेंगे, तमाम जो मुल्क का आखिरी आदमी तक ये सोचने लगा था पिछले लगभग 1.25 साल में कि अन्ना हजारे जैसा एक शख्स खड़ा हुआ है, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है, राइट टू रिजेक्ट की बात कर रहा है, वो ये कहता है कि अब राजनीति दलदल नहीं होगी, राजनीति के दलदल को खत्म कर दिया जाएगा। क्या हम ये मान ले कि आज का जो अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन था उन तमाम सपनों पर पलीता लगा देगा? देखिए, पलीता तो उसी वक्त लग गया था आशीष, जिस वक्त जब अनशन किया था अरविंद केजरीवाल ने, और उस अनशन के बाद ये ऐलान कर दिया गया था जब खत्म हुआ था कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा, राजनीति में आएंगे अन्ना टीम के सदस्य। हालांकि उस वक्त ये कहा गया था, और टीम अन्ना ने आज भी ये बयान दिया कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो जिनकी छवि अच्छी हो और जो अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हो, ताकि जनता उनको वोट दे, उनको चुनकर भेजे। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं तो यकीनन बिल्कुल ये साफ तौर पर अब तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और वो राजनीति में आएंगे। शायद एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आज देख लिया जाए, या फिर उनके आगे की जो रणनीति है, क्योंकि मीडिया में भी रहना है, लोगों की नज़रों में रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। और अगर किसी एक पार्टी को आप कहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो मतभेद की बात सामने है किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच, वो भी इसी वजह से है कि आप किसी एक पार्टी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आपको पूरे सियासी दलों पर ही निशाना साधना होगा। क्योंकि आपको अगर राजनीति में आना है, लोगों की नज़रों में आपको आना है, तो यह करना आपके लिए ज़रूरी है। इसकी वजह यह भी है आशीष
कि आप अलग कैसे दिखाएंगे अपने आप को। अगर आप सिर्फ एक कांग्रेस पर निशाना साधेंगे या फिर आप सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधेंगे तो लोग सोचेंगे कि दूसरी पार्टी का समर्थन इनको मिला है, और शायद ये भी इसी तरह से है। राजनीति में आना है, आपको पाक साफ दिखाना होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको बुलंद आवाज करनी होगी, क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है और लोग इसके साथ खड़े हो जाते हैं। जब जब भी इस मुद्दे पर कोई आगे आया है, जनता उसके साथ जुड़ी है। लेकिन आज के प्रदर्शन को देखकर यह लगता है कि राजनीति में जरूर अरविंद केजरीवाल अपने हाथ आजमाना चाहते हैं। वो लगातार कहते आए हैं, शुरुआत में उनका बयान आया था कि अन्ना हजारे की सहमति से ही उनका बयान था कि वो राजनीति में, अन्ना की टीम राजनीति में आएगी, लेकिन अन्ना हजारे ने साफ कर दिया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, बल्कि उनको समर्थन वो उन लोगों को देंगे, उन लोगों के लिए अपील करेंगे जनता से जिनकी छवि पाक साफ हो। तो यकीनन ये राजनीतिक एजेंडा अरविंद केजरीवाल का है। कुमार विश्वास की अगर बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए, और आशीष आप ये भी सोचिए कि इन लोगों के पास शायद दूसरा विकल्प है भी नहीं अब, क्योंकि क्या करेंगे ये लोग अगर क्योंकि लेकिन जो लड़ाई लड़ने शोएब ये भी उठता है कि इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को यहां पर फायदा क्या पहुंच सकता है, बीजेपी की भी चर्चा हो रही है इस पर। यह भी जरूरी है कि बीजेपी को इस पूरे आंदोलन से क्या नुकसान, क्या फायदा हो सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये तो समझ में आ रहा था पहले ही दिन से, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ है या नहीं है, इसमें थोड़ा संशय हो गया था। क्योंकि किरण बेदी को हम ये मानते थे कि किरण बेदी भी अन्ना की टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनकी बात को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते थे, लेकिन वो कहती हैं कि बीजेपी का विरोध नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का भी विरोध होना चाहिए। इन दोनों नेताओं, इन दोनों ही शायद हमें अब मेरे मुंह से देखिए निकली गया कि नेताओं, शायद हो सकता है अगले कुछ दिनों में हमें इस शब्द का इस्तेमाल भी करना पड़े इन दोनों ही हस्तियों के लिए, इन दोनों ही लोगों के लिए, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, इन दोनों के बीच मतभेद है, ये भी साफ हो गया। वो उस बात से वो इनकार करते हैं, ये बात अलग है। क्या लगता है आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? भी इस तरह की बातें जरूर सामने आ रही, लेकिन ऐसा होता नजर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कितने दिनों से कांग्रेस की अगर बात की जाए, उन पर हमलावर होती आई थी टीम अन्ना। बीजेपी को साथ लेकर चलने की बात भी पहले कही गई थी, क्योंकि हमने देखा कि समर्थन देने भी पहुंचते थे। पहले जब अन्ना अपना आंदोलन करते थे, अनशन करते थे, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता है वो उनके मंच पर पहुंचते थे, कांग्रेस पर निशाना साधते थे। हालांकि जो कोयला आवंटन मामला है, जो पूरा घोटाला का जो मामला है, इसको लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने आज पूरा जो अपना सड़कों पर उतरे उनके समर्थक और पीएम का जो आवास का घेराव करने की कोशिश की और किया। इसके अलावा नितिन गडकरी के आवास का भी घेराव किया। तो ये जो चीजें रही वो इस मामले को लेकर है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोयला आवंटन घोटाले की बात करते हैं और राज्य सरकारों का भी इसमें नाम आ रहा है, तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां से इनके नाम जुड़ रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो कोई इसमें पाक साफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का तर्क ये है, जबकि किरण बेदी शायद ये कह रही है, क्योंकि अगर विरोध की बात की जाए तो बीजेपी संसद में लगातार विरोध कर रही है, संसद को ठप कर रखा है, चलने नहीं दे रही कार्रवाई। तो किरण बेदी शायद ये कह रही है कि बीजेपी को सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, ताकि मुख्य विपक्षी पार्टी। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर दीपक से भी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहेंगे। दीपक, क्या लगता है, फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है बीजेपी को? किस तरीके से लें, बीजेपी के खिलाफ है ये पूरा आंदोलन या बीजेपी के समर्थन में भी जा रहा है ये? देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ है, संसद में जमकर 4 दिन तक बवाल हुआ, कल फिर से सत्र शुरू होगा। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है, सदन को उन्हें चलने नहीं दिया और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि इस मुद्दे को पूरा फायदा वो उठा के यहाँ पर ले जाए, लोगों के बीच अपनी ये छवि बना के लेके जाए कि वो कोयला घोटाले मुद्दे पर सब उन्हीं के साथ है। वो एक क्या कहते हैं, जागरूक विपक्ष है और वो लोग जानते हैं कि घोटाले से कैसे निपटना है, किस तरीके से सरकार को घेरना वहाँ पर है। लेकिन इस आंदोलन के बाद अब ये लगता है, जिस तरीके से अभी तक सिर्फ भाजपा कांग्रेस को यहाँ पर घेरी थी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भाजपा पर निशाने साधे गए थे कि जो भी नीतियाँ अपनाई गई थी कोयला आवंटन, कोल ब्लॉक आवंटन में, वो एनडीए सरकार के समय थी, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती रही है। भाजपा ये कहती थी कि आपने टेंडर वहां पर क्यों नहीं बुलवाए। लेकिन अब इस आंदोलन के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने यह आरोप लगाया है कि इस पूरे मुद्दे पर, कोयला घोटाले पर, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी इसमें शामिल है, माकपा भी इसमें शामिल है, बीजेपी भी इसमें शामिल है, बीजू जनता दल। तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता मुझे ऐसा लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा भी इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है और शायद जनता को भी लगेगा कि वाकई में जब सभी पार्टियों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला तो हो सकता है कि इनके समय भी कुछ गड़बड़ यहाँ पर हुआ हो। खंडूरी जी मेरे साथ आशीष मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, इन्होंने पूरे मसले को बारीकी से देखा भी था। खंडूरी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन से क्या आपको लगता है बीजेपी को कितना नुकसान है या फायदा है, और कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप?
देखिए दीपक, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो ये आंदोलन, जब अन्ना हजारे का ये आंदोलन जो शुरू हुआ, तो इसका मुख्य मकसद यही था कि एक तीसरा विकल्प इस देश में मिलना चाहिए। शुरुआत में उनका राजनीतिक विकल्प देने का इरादा नहीं था, लेकिन उसकी जो भावना थी वो कहीं ना कहीं यही थी कि एक ऐसा नेतृत्व दिया जाए जो देश के कानून को बदले और जनहित में ऐसे कानून आए कि भ्रष्टाचार दूर हो और लोगों की गरीबी दूर हो। ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे हैं, इसलिए जनता भी इसके साथ जुड़ी है। तो लेकिन अब उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह आंदोलन चले और उसके बाद इसका लाभ भाजपा ले जाए। इसलिए आज अन्ना हजारे ने भी अपने ब्लॉग में एक बात लिखी है। उन्होंने पूरे आंदोलन को, जो 9 अगस्त से उनका आंदोलन, 2011 से उनका आंदोलन चला, उसको पूरा डिस्क्राइब किया। उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से आंदोलन चला, कैसे कैसे आगे बढ़ा। 13 दिन तक हमने आंदोलन किया, अहिंसक आंदोलन रहा। तो वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें ऐसे कैंडिडेट को संसद में भेजना है जो ईमानदार हों, जिनकी छवि बहुत अच्छी हो, जो इस देश के बारे में सोचते हों, जो ये सोचते हों कि इस देश का हर नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। तो मुझे लगता है कि अन्ना हजारे की टीम, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे वो अन्ना हजारे हों, ये दोनों ही लोग ये चाहेंगे कि ना तो इसमें बीजेपी को फ़ायदा हो, ना ये कांग्रेस को फ़ायदा हो, इसमें फ़ायदा हो देश को। और ऐसे लोग, कैंडिडेट ऐसे चुनकर जाएं जो जिनकी छवि बहुत अच्छी हो, क्योंकि ताकि अगर बाय द वे कानून नहीं बनता है, जैसा कि दिख रहा है कि ये कानून नहीं बनेगा, लोकपाल कानून, तो वो चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जाएं वहाँ जीतकर संसद में, जो इस कानून को बनाने की कोशिश करें। और रिजेक्ट टू राइट, जो एक बात, जो दूसरा इनका मुद्दा है, रिजेक्ट टू राइट टू रिजेक्ट, तो राइट टू रिजेक्ट को वो उस कानून को भी लाएं। एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इनकी पूरी कोशिश ऐसी थी कि कहीं ना कहीं लगता है कि आंदोलन ये लोग कर रहे हैं लेकिन भाजपा फायदा ना उठा ले जाए, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष यहाँ पर भाजपा है। उनके पास ताकत है और अनुभव उनके पास है, उनके जगह जगह उनका नेटवर्क है, ग्राम सभा स्तर तक उनके कार्यकर्ता हैं। और जिस तरीके से रामदेव का आंदोलन हुआ था, ऐसा भी लग रहा था कि उसके पीछे संघ का हाथ है, भाजपा का हाथ है। तो इनको शायद ये डर था कि भाजपा इसका फायदा ना उठा ले जाए, और इसी वजह से इन्होंने भाजपा को भी इसमें शामिल किया, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की कि कम से कम कांग्रेस को इसका फायदा ना हो तो भाजपा को भी इसका फायदा ना हो। बिल्कुल 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 वो ये चाहते हैं कि इसका लाभ, इसका पॉलिटिकल लाभ किसी दूसरी पार्टी को ना मिल जाए। क्योंकि देखिए, दोनों ही, कई बार ये मंच से बात हो चुकी है, चाहे वो रामदेव का मंच हो चाहे वो अन्ना हजारे का मंच हो, वहाँ पर एक बात हुई है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी आज तक जितना भी मौका जिसको मिला, सब यही दिखाई दिया कि किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि इस देश का ऐसा कानून बने कि भ्रष्टाचार दूर हो। तो निश्चित तौर पर दोनों के दोनों ये चाहते हैं, दोनों, चाहे अन्ना हजारे हों चाहे रामदेव ने तो फिर भी, रामदेव तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दिए हैं कि वो उनके मंच पर बीजेपी के लोग दिखाई दिए हैं, और ये मैसेज भी गया है कि शायद कहीं ना कहीं उनका संघ का प्रभाव है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ ना तो भाजपा को मिले ना कांग्रेस को मिले, वो मिले तो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिले जो निर्दलीय, चाहे चुनाव जड़ के लाएं या राजनीतिक पार्टी में हो, लेकिन उनकी छवि बहुत अच्छी हो, जो कहीं ना कहीं दिल में सोचते हो कि हाँ, लोकपाल कानून आना चाहिए, हाँ, इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि सबका हित हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा खंडूर जी, जिस तरह से पूरा आंदोलन हुआ, क्या लगता है जो टीम अन्ना पहले थी, अब टीम केजरीवाल हम कहेंगे क्योंकि अन्ना इसमें शामिल नहीं हुए और सभी लोग केजरीवाल के साथ थे और केजरीवाल ही मुख्य रूप से इसको लीड कर रहे थे, टीम केजरीवाल को इससे कितना फायदा होता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि लंबा समय है, चुनावी विकल्प देने की उन्होंने बात की, निश्चित तौर पर वो लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कुमार विश्वास ने हाल ही में प्रोफेसर जो थे उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो भी चुनाव लड़ने के पूरे मूड में, सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। इस आंदोलन से टीम केजरीवाल को कितना फायदा होता दिख रहा है? देखिए दीपक, मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि वो ये आंदोलन का नेतृत्व करके या इस तरह का आंदोलन चलाकर वो जो देश की जनता है इसके बीच में अपनी एक छवि बना लेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देखिए, अन्ना हजारे की पूरी ज़िंदगी गुजर गई उस छवि को बनाने के लिए। आज अन्ना हजारे अगर इतना बड़ा कद है तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आंदोलन में बहुत सारा, उनका त्याग उसको दरकिरार नहीं किया जा सकता। अन्ना हजारे और केजरीवाल की तुलना करना मेरे को लगता है कि यह ठीक नहीं होगा। लेकिन यह है कि अगर केजरीवाल के मन में ये बात है कि वो इस आंदोलन को या इस तरह के आंदोलन को, जो एक 1.5 साल का जो गैप है उसमें आंदोलन चलाकर वो लोकसभा में पहुँच जाएंगे, उनके लोग लोकसभा में पहुँच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब ये बहुत जल्दीबाजी होगी इस बारे में सोचना। मुझे लगता है ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये इतनी लंबी लड़ाई है कि शायद अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की उम्र तक पहुंचना पड़े उसको करने के लिए और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या में अगर जल्दीबाजी होगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, एक सवाल आपके जरिए मैं खंडूरी जी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने अभी जिक्र किया है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की उम्र है, शायद अन्ना की उम्र तक अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़े और शायद जब अन्ना की उम्र के हों अरविंद केजरीवाल तब उन्हें इस तरीके का समर्थन हासिल हो। सवाल यहां पर आपके जरिए खंडूरी जी से यह पूछना चाहूंगा कि अन्ना क्या अब अतीत हो गए हैं?
अन्ना की बात, अन्ना की लड़ाई, अन्ना हजारे का आंदोलन, अन्ना का अनशन, अन्ना की अहिंसक लड़ाई, क्या अब हम ये मान लें कि ये सब कुछ खत्म हो गया है? बेहद जल्दी नहीं लगता ये घटनाक्रम पूरा पीछे हो गया परिप्रेक्ष्य में, अगर देखें हम आज के? नहीं, बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, मैं भी यही जानना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं, मुझे जो लगता है कि देखिए, निश्चित तौर पर लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि बहुत लंबा ये आंदोलन खिंचेगा और कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ तक ये आंदोलन पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति में अगर निर्णायक मोड़ तक नहीं भी पहुंचेगा इतनी जल्दी, बिल्कुल, अगर ये आंदोलन निर्णायक मोड़ तक नहीं भी पहुंचता है तो ऐसी स्थिति देश में जरूर पैदा होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नेता इससे हाय तौबा कर लेंगे और एक ऐसा कानून तो कम से कम आएगा कि जिससे भ्रष्टाचार से लोगों को निजात मिल पाएगी। खंडूर जी, आपसे भी यही सवाल है कि वाकई में जो लोगों को उम्मीद थी अन्ना के आंदोलन से, काफ़ी ऐसा लगता था काफ़ी लंबा ये आंदोलन खींचेगा और कोई ऐसी चीज़ निकल कर आएगी, कुछ हद तक तो लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल पाएगी। अभी कैसे देखते हैं कि वाकई में जिस तरीके से बहुत जल्द सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब केजरीवाल एकदम से उभर कर आ गए? देखिए दीपक, ये बड़ा निराशावादी अप्रोच है हमारा कि ये आंदोलन असर नहीं दिखा पाया है। मुझे लगता है कि ये पूरे मुल्क में एक एक हर घर में ये असर दिखाया है इस आंदोलन ने, और लोग जागरूक हुए हैं। लोगों में एक आप देखिए कि आरटीआई कानून जब शुरुआत हुई थी तो उसको लेकर भी लोगों के बड़े पूर्वाग्रह थे कि ये बहुत असर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा जो अनुमान है, उत्तराखंड में ही अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, तो यहाँ भी कम से कम 10 से 15% भ्रष्टाचार को खत्म करने में इस कानून ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो मेरा मानना है कि जो अन्ना का आंदोलन ये खाली नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा, और इसका असर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर होने वाला है। यानी कि केजरीवाल ने आरटीआई के लेके जो लड़ाई लड़ी थी, कहीं ना कहीं वो तो सफल हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की जो लड़ाई है वो उनके लिए बहुत आसान नहीं होने वाली। और बिल्कुल देखिए, आरटीआई की जो लड़ाई है, पूरे 10 साल उसको लगे उस लड़ाई को लड़ने में, और ये ऐसे नहीं, ये 1 साल में या 2 साल की लड़ाई नहीं है। ये केजरीवाल को खुद समझ लेना चाहिए, और उन्हीं को नहीं समझ लेना चाहिए, जितने भी लोग हैं जो इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि उनको धैर्य का पर्चा देना पड़ेगा और उनको ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष, देखिए जैसा खंडूर जी का साफ तौर पे यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि वाकई में आरटीआई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी लड़ाई लाई थी, उनको सफलता भी यहाँ पर मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई है जिस मैदान में अब वो कूद चुके हैं, ये एक ऐसा दलदल है कि जहाँ पर एक बार आप चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से आप खुद को नहीं बचा पाते, वहाँ पर डूबने से। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप चुनावी विकल्प देकर मैदान में आ चुके हैं, लेकिन अपने आप को आप कब तक वहाँ से बचा के रख पाएंगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उस दलदल में, जो सालों से वहीं पर रह रहे हैं, उनका बड़ा आकार है, बड़ी उनकी भूख है, तो निश्चित तौर पर वो आपको वहां पर पनपने नहीं देंगे। और उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि जो पौधा हम कह सकते हैं, जो उन्होंने पार्टी बनाने की बात की अरविंद केजरीवाल या टीम अन्ना उस समय थी, ये पौधा पैदा होने से पहले ही मर जाए। सबसे बड़ी चीज ये होगी। तो कैसे इस सारी चीजों से लोग निपटते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर कैसे वो आंदोलन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दीपक, हमारे साथ शोएब भी जुड़े हुए हैं। शोएब, आपको क्या लगता है, राजनीतिक विकल्प देने की इस तरीके की कवायद कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि देश की जनता का एक वर्ग ये भी समझ ले कि वो किस तरीके से एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को ये लगता होगा कि अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इस तरीके के प्रदर्शन नहीं करेंगे, गोरिल्ला युद्ध की तरह अगर इस तरीके के प्रदर्शन नहीं होंगे, तो शायद जनता से आने वाला एक ऐसा वर्ग है जो उनको पसंद नहीं करेगा, जो अहिंसक लड़ाई लड़ते हैं और जो इस तरीके के प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। दोनों के बीच का अंतर जो है वो भर नहीं पाएगा। इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने आज इस तरीके का भी रुख दिखाया है अपना। आशीष, हमें एक बात समझनी होगी, ये जो शुरुआत हुई थी अन्ना के, अगर आंदोलन की बात की जाए, एक विचारधारा थी, और विचारधारा ये थी कि अहिंसक रहना है, हिंसा का सारा कतई नहीं लेना। उसके साथ साथ एक ये थी कि जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, उनको जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि भ्रष्टाचार किस तरह होता है, कैसे नेता पैसे खा रहे हैं। तमाम जो घोटाले एक के बाद एक सामने आए उसी दौरान, चाहे 2G हो, अब कोयला हो, या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला हो, तमाम चीज़, तो आप उस चीज़ को देखिए कि जो अन्ना की विचारधारा या फिर टीम अन्ना की जिस तरीके से एक शुरुआत है आंदोलन की, उसका किस तरह से असर हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, आम आदमी से पूछिए, तो शायद हर कोई आज बता देगा कि जो घोटाले हो रहे हैं, वो तमाम जो घोटाले हो रहे हैं उससे देश पर कितना खतरनाक असर पड़ रहा है, देश की जो महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो चीज़ें हैं वो उसी की वजह से घोटाले हो रहे हैं। तो उनकी जो एक तरीके से कहा जाए कि आंदोलन का जो मकसद था वो एक तो पूरा हो चुका है। लेकिन अगर राजनीतिक विकल्प की जहाँ तक बात है, वो यहाँ पर देखा जाए तो शायद अरविंद केजरीवाल उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी राजनीतिकरण किसी आंदोलन का हुआ है, हमने देखा है कि वो कामयाब नहीं हो पाया। लोग उसी नज़र से फिर से देखने लगेंगे अरविंद केजरीवाल को भी, जो नेता है, जिस तरीके से वो दूसरे नेताओं को देखते हैं कि वो भ्रष्ट है, तमाम रिश्वतखोरी चरम पर रहती है उनके शासनकाल में, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, फिर उसी नज़र से अगर लोग देखने लगेंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को भी, तो ये मकसद जो था वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। राजनीतिकरण की जहाँ तक बात है, शायद राजनीतिकरण
कर भी लिया जाए अगर अरविंद केजरीवाल के जरिए, तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी इतना अपना पैर फैला चुकी है हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं। क्योंकि अगर देखा जाए आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस को ही बीजेपी, क्योंकि बीजेपी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, अब उनका जो अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाई है आज़ादी के बाद से अब तक। यकीनन ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखना होगा और बड़ी पार्टियों के सामने एक बड़ा ही राजनीतिक विकल्प अगर हो तभी उतरना होगा, गंभीर विकल्प देना होगा, जो शायद शोएब मुझे लगता है कि अन्ना के पास था भी। हमारे साथ दीपक आपसे चलते चलते आखिरी सवाल पूछेंगे, बेहद संक्षेप में चाहेंगे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल क्या रंग लाएगा? नहीं देखिए आशीष, इस पे इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अन्ना पहले इन्होंने चुनावी विकल्प की बात करी, अन्ना अलग हो गए, अब जो मतभेद निकल कर आए हैं बीजेपी को लेकर अरुण केजरीवाल और किरण बेदी में मतभेद निकल कर सामने आए हैं। और जिस तरीके से पहले टीम अन्ना से अन्ना अलग हुए, अब टीम केजरीवाल की बात आ रही है और किस तरीके से जैसे मतभेद यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे, तो इसको देखते हुए यही लगता है कि फिलहाल दोनों की जुगलबंदी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चलती नहीं दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर देखा है तो किरण बेदी का भी अपना एक वर्ग है, किरण बेदी पहली महिला IPS अधिकारी यहाँ पर रही है, तो उनको भी समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं। और जिस तरीके से आज वो आंदोलन में शामिल नहीं हुई तो उससे कहीं ना कहीं मतभेद जाहिर हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत लंबी समय तक किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल की जुगलबंदी फिलहाल चलती नहीं दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है आशीष, तो निश्चित तौर पर ये एक जो दोबारा से एक आंदोलन शुरू हुआ है टीम अन्ना हजारे के बिना, इसको एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है कि उनकी आपस में उन पर मतभेद उजागर हुए। ऐसे कुछ और सदस्य हैं, कुमार विश्वास की बात करूंगा, मनीष सिसोदिया की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल एक है। सबसे बड़ी बात है, इनको अगर सफल होना है, आगे तक लंबे समय तक इस लड़ाई को जारी रखना है, लोगों तक अपनी बात पुख्ता रूप से पहुंचानी है, तो सभी को एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि एक भी व्यक्ति इस पूरे गुलदस्ते में से अलग होता है, तो निश्चित तौर पर इसका मैसेज जनता के बीच सही नहीं जाएगा और ऐसी स्थिति में इनकी क्रेडिबिलिटी यहां पर खतरे में आ जाएगी। और जिसका नुकसान इनके साथ साथ इनके हजारों और लाखों समर्थकों को भी होगा, जो इनके भरोसे भ्रष्टाचार के खात्मे का की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आशीष बिल्कुल दीपक, चलिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त कम है, वक्त की बंदिशें हैं हमारे सामने। दीपक आप हमारे साथ जुड़े, राकेश खंडूरी जी भी आपके साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब आप भी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो हालात बन रहे हैं, अन्ना हजारे जब आंदोलन पर बैठा करते थे, अहिंसक आंदोलन की बात हुआ करती थी और गांधी के आदर्शों पर चलने की बात हुआ करती थी, हजारों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब मैं अन्ना हूं का स्लोगन बदल के मैं अरविंद हूं के स्लोगन तक आ चुका है। यानी महज साल सवा साल में ही पूरा घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल चुका है। आज की तारीख को भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि शायद आज की तारीख ने देश में एक नए राजनीतिक विकल्प की नींव भी डाल दी है। अरविंद केजरीवाल शायद उस राजनीतिक विकल्प के नेता हो सकते हैं। किरण बेदी की जुगलबंदी क्या रंग दिखाएगी, इसका प्रेडिक्शन कर पाना अभी बेहद मुश्किल है। लेकिन राजनीति के दलदल से खुद को कैसे बचाएगी ये टीम अरविंद केजरीवाल, ये भी बड़ा सवाल होगा। फिलहाल इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन नेटवर्क 10 पर बने रहिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नमस्कार।